नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक सॉल्व पेपर लेकर के आया हूं। एक प्रैक्टिस सेट हम आज सॉल्व करने वाले हैं। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस सेट हमने बनाया है। उत्तराखंड में एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत शानदार पेपर है, जो कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पुलिस कांस्टेबल, सींचपाल, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और बिल्कुल नए पैटर्न पर हमने जो है पेपर तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले शनिवार को ऑफलाइन मोड में ये पेपर हुआ था और उसमें जो है हाईएस्ट जो मार्क्स रहे थे वो 71, 72, 73 रहे थे। 71, 72, 73 रहे थे। आप देखिए कितने मार्क्स आपके आते हैं और अंत में कमेंट जरूर करें कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पेट को रीता मुख को फीटा नामक लोकोक्ति का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है अप्रिय पर सच बोलने वाला निस्वार्थ व्यक्ति, बी है किसी की हैसियत को व्यवहार करना, और सी है किसी की भी पहुंच सीमित होती है, और डी है बलवान को देखकर कोई उससे नहीं टकराता। तो पेट को रीता मुख को फीटा, आपको लोकोक्ति का अर्थ बताना है। जो लोग एक ही तरफ हैं, अप्रिय पर सच बोलने वाला निस्वार्थ व्यक्ति, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। पेट को रीता यानी अप्रिय पर, है ना, अप्रिय पर सच बोलने वाला व्यक्ति निस्वार्थ व्यक्ति होता है। तो ए वाला बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत आसान प्रश्न है। जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? पहला है तदित प्रत्यय, दूसरा है कृदंत प्रत्यय, सी है संस्कृत प्रत्यय, और डी है अनीय प्रत्यय। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? तदित प्रत्यय। ध्यान क्या रखना है आपको कि जो प्रत्यय होते हैं ये शब्द के अंत में लगते हैं, मूल शब्द के अंत में लगते हैं। और प्रत्यय जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तदित प्रत्यय। कृत जो प्रत्यय लगते हैं ये लगते हैं क्रिया या धातु पर। धातु क्या होती है? क्रिया का मूल रूप। तो क्रिया या धातु पर लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जबकि क्रिया या धातु को छोड़ करके, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन शब्दों पर या इन शब्दों पर लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तदित प्रत्यय। तो दूसरा का ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी। तीसरा प्रश्न है, फाटो सिवणो रूठो मननो, ये भी लोकोक्ति का है। इसका सही अर्थ बताना है। फाटो सिवणो रूठो मननो नामक लोकोक्ति का क्या अर्थ है? पहला है बिगड़ी बात को बनाना पड़ता है, बी है अंधों में काना राजा, सी है ऐसा कार्य जिसमें नुकसान ज्यादा कर लाभ कम, और डी है दुर्घटना के बाद सतर्कता दिखाना। तो यहां पर ए विकल्प की तरफ जो है ये बिल्कुल सही बात है। बिगड़ी बात को बनाना पड़ता है, फाटो सिवणो रूठो मननो। आगे चलते हैं। ये रहा चौथा प्रश्न आपके पास। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहली बात है ज्ञानाश्रयी शाखा की कवि निराकार उपासना करते हैं, सही बात है। बी है कबीर संत कवि है, ये भी सही बात है, ये भी सही है। ठीक है जी, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास पंक्ति की है, रैदास की पंक्ति है, सही है। लेकिन संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा कवि न होकर के ये किस शाखा के कवि हैं? रामाश्रयी शाखा के कवि। तो यहां पर हमारा डी विकल्प सही होगा। यहां पर थोड़ा ध्यान ही रखना आपको कि जैसे हमारा भक्ति काल है, यहां पर देख लेते हैं कि जो भक्ति काल है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। इसकी दो पार्ट है, एक सगुण भक्ति धारा है और एक निर्गुण भक्ति धारा है। जो सगुण भक्ति धारा है इसके अंदर भी दो है, एक है रामाश्रयी, एक है रामाश्रयी और दूसरे कृष्णाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा। और निर्गुण में भी दो हैं, एक है ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी शाखा, और दूसरा है हमारे पास प्रेमाश्रयी शाखा। और प्रेमाश्रयी जो शाखा है इसको जो है सूफी काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं, और जो ज्ञानाश्रयी शाखा है
ये संत काव्य धारा के नाम से भी जानी जाती है। तो यहां पर डी जो विकल्प है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि ना होकर के रामाश्रयी शाखा के कवि हैं, इसलिए हमारा डी विकल्प सही होगा, क्योंकि यहां पर असत्य का चुनाव करना था। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सा कुमाऊनी मुहावरा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ठीक है जी, सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। देखो ध्यान से देखिए प्रश्न को, नौ नाम पढ़ना, नौ नाम पढ़ना, नौ नाम पढ़ना मतलब बहुत सारे नाम पढ़ना किसी का। तो जब नाम बहुत सारे पढ़ते हैं किसी व्यक्ति के, उसके हाव भाव, उसके तौर तरीकों से, उसके काम काज से, तो उसे हम बदनामी होना कहते हैं, ये बिल्कुल सही साहब है, ठीक है जी। नौ नाम पढ़ना, जैसे कोई है ना शराब ज्यादा पीता है तो उसको क्या बोलते हैं, दरवालू, है ना, दरवालू नाम पड़ गया, ठीक है जी। वैसे जो है बदनाम होना, नौ नाम पढ़ना क्या है, सही है। काटकरण बुराई करना ये भी सही है। उठन बैठन हण मतलब मेल मिलाप होना ये भी ठीक है। न नौ हण न गो मतलब न तो उसका नाम है और न उसका गांव है, तो ये वाली बात यहाँ पर हमारी क्या है, गलत है। यहां पर होना था कहीं का ना होना, कहीं का ना होना, ये इसका सही होना था, विशिष्ट व्यक्ति नहीं होना था, ठीक है जी। न नौ हण न गो, कहीं का ना होना, तो यहां पर हमारा चुनना क्या था, सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं है तो डी वाला नहीं है, बाकी ये सारे ठीक है, ठीक है, इतना सही है। आगे देखिए छठा प्रश्न, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सापेक्ष का निरपेक्ष ये सही है, सापेक्ष का निरपेक्ष जो है ये सही है। विपत्ति का आपत्ति का विपत्ति, ठीक है जी, और स्वकीय का परकीय, व्यष्टि का समष्टि है, व्यष्टि का समष्टि भी ठीक है, स्वकीय का परकीय भी ठीक है, सापेक्ष का निरपेक्ष भी ठीक है। आपत्ति का विपत्ति भी काफी हद तक वैसे मिलता जुलता है, लेकिन ज्यादा सही तब होता जब आपत्ति का होता अनापत्ति होता है, अनापत्ति होता तो ये ज्यादा सही, ये ज्यादा उचित है। तो इसलिए इन चारों विकल्पों में से जो सही नहीं लगता है, इन चारों में से विकल्प को देखते हुए बी विकल्प हमारा सही आंसर होगा। आपत्ति का ठीक विलोम क्या होगा, अनापत्ति, ठीक है जी, अनापत्ति है। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ज्यों तेरी जमादारी, ये गीत है नरेंद्र सिंह नेगी का, सही है। बांध भानुमति, ये गीत किसका है, बांध भानुमति किसका गीत है, गजेंद्र सिंह राणा का, सही है। और बिंदुली, ये प्रीतम बर्तवान का बहुत फेमस गीत है, सभी सुमेलित हैं, डी वाला बिल्कुल सही आंसर है। ये सभी विकल्प जो है ठीक तरीके से सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 4 प्रकार से, 3 प्रकार के, 5 प्रकार से या 6 प्रकार से? तो हमारा सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? 5 प्रकार से, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, ठीक है जी, ऐसे करके 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। 9वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? उक्षिप्त व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, सगोष व्यंजन और उष्ण व्यंजन। तो उच्चारण क्या बोला, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, तो यहां पर हमारा सही आंसर क्या होगा, सगोष, ये वाला नहीं होगा, बाकी ये तीनों है। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उनको क्या बोलते हैं, स्वर ही तो बोलते हैं। और साथ में क्या बोला कि व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, तो व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी वाला, जिन्होंने बी टिक किया है ये सही आंसर है। तो हमारा 10वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी वाला। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न ये रहा, कुमाऊनी बोली के विकास में निम्न में से किस समाचार पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? कुमाऊनी बोली के विकास में जो है इन समाचार पत्रों में किसका योगदान जो है ज्यादा रहा है? पिथौरागढ़ वार्ता, अल्मोड़ा अखबार, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी अल्मोड़ा अखबार। तो 11वां का सही आंसर कुमाऊनी बोली के विकास में
कि समाचार पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही अल्मोड़ा अखबार। कुमाऊं भाषा का पहला अखबार कौन सा है? अल्मोड़ा अखबार। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कौथिक खरगे हुड़क के कामों गढ़वाली लोकोक्ति का क्या अर्थ है? मेला समाप्त हो जाना, मेला समाप्त हो जाना, मेले से लिया गया हुड़का खराब निकला, मेले खत्म होने पर काम आना और समय पर काम ना आना। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा ये डी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। लोकोक्ति का अर्थ बताना है कि लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो समय पर काम ना आना, कौथिक खरगे हुड़क के कामों। आगे बढ़ते हैं। कौथिक मतलब क्या होता है? मेला। सुमेलित युग्म है राज्य का प्रथम दैनिक पत्र पर्वतीया, राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र गढ़वाल और राज्य का प्रथम समाचार पत्र द हिल्स और उपरोक्त सभी। तो 13वां में देखो ये तो सही है कि कौन सा युग्म सही है, तो राज्य का पहला जो दैनिक पत्र है वो पर्वतीय, ये बिल्कुल सही है, ये पर्वतीय सही है। और राज्य का पहला जो उत्तराखंड का पहला जो समाचार पत्र है ये द हिल्स मसूरी से निकला है। लेकिन राज्य का प्रथम जो हिंदी समाचार पत्र है ये गढ़वाल ना होकर के ये क्या है? समय विनोद होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? समय विनोद है, ये समय विनोद है। तो सुमेलित युग्म क्या बोला? सुमेलित युग्म है, यहां पर होना था सुमेलित युग्म नहीं है, यहां पर बीच में क्या होना था? नहीं है, सुमेलित युग्म नहीं है। तो सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? तो ये बी वाला है। ठीक है जी, आप देख लेना, यहां पर नहीं जरूर कर देना। सुमेलित युग्म नहीं है तो कौन सा नहीं है? राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र गढ़वाल लिखा हुआ है, ये सुमेलित नहीं है, बल्कि क्या है? समय विनोद। आगे बढ़ते हैं। अगला, समानार्थक शब्द की जोड़ी नहीं है। निशा निशाचर, दूसरे पाठशाला विद्यालय, सुमन पुष्प चारपाई खटिया। तो यहां पर जो है चारपाई खटिया को ही बोलते हैं, सुमन पुष्प को ही बोलते हैं, पाठशाला विद्यालय को बोलते हैं। लेकिन निशा और निशाचर ये समानार्थी नहीं है। निशा जो है रात का पर्यायवाची है और निशाचर जो है राक्षस का पर्यायवाची है। तो यहां पर नहीं है, तो यहां पर ए वाला विकल्प सही होगा। 15वां प्रश्न देखो, निम्न शब्दों को अर्थ के अनुसार अनुमेलित का चयन कीजिए। ठीक है जी, जो मेल सही नहीं है, जो गलत तरीके से मिला हुआ है उसे बताना है, गलत बेमेल चुनना है यहाँ पे। तो बेमेल कौन सा है? गारा, बच्चों द्वारा खेलने के लिए बनाए गए पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। सही बात है, आपने देखा होगा है ना, छोटे छोटे बच्चे जो है, जब आप बचपन में रहे होंगे तो आपने देखा होगा। अब तो लोग कम खेलते हैं, लेकिन आज भी घर गाँव में जो है, या पहले जो बच्चे होते थे घर गाँव में, या महिलाएं भी जो है समय बिताने के लिए जो है एक गेम जैसे हुआ करता है, ये भी बच्चों द्वारा खेलने के लिए बनाए गए पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। सही बात है, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर। गालू, पक्षियों द्वारा अपने बच्चों को खिलाया जाने वाला दाना, ये भी सही है। और सी है मलामी, बर यात्रा में जाने वाले लोग। और डी है गणतु, गणना या पूछ कर भविष्य बताने वाला व्यक्ति। तो यहां पर बताना क्या था? बेमेल बताना है। ठीक है जी, बेमेल का चयन करना है, जो अनुमेलित है इसका चुनाव करना है। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा सी वाला। यहां पर बर यात्रा नहीं, ठीक है जी, जो सब यात्रा में जाते हैं, सब यात्रा में जाने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मलामी बोलते हैं। और यहाँ लिखा हुआ बर यात्रा में जाने वाले, तो इसलिए सी वाला विकल्प जो है बेमेल है। मलामी किसको बोलते हैं? सब यात्रा में जाने वाले लोग। 16वां है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। 3 नगरों का नाम बताइए, इनमें बताना है, बर्तनी बतानी है कौन सी सही है। कि 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगरों का नाम बताइए और 3 नगर के नाम बताइए। तो हमारा जो बी वाला आंसर होगा, 3 नगरों के नाम बताइए, ये सही आंसर होगा। तो 16 का क्या होगा? बी। आगे देखो 17वां प्रश्न, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। अनुप्रास अलंकार के जो है भेद हैं ये, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, सुरत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। ठीक है जी, ये सारे अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा, यहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। अंत्यानुप्रास अलंकार, रघुकुल रीति में अंत्यानुप्रास अलंकार है, क्योंकि जहां पर एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति क्रमशः एक बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार में कौन सा वाला अनुप्रास होता है?
अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है जी। और ठीक है जी, जहां पर एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, ठीक है जी, कई बार होती है, या दो से अधिक बार होती है, वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। और जहां पर एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। और जहां पर कई बार लाइन ही रिपीट हो जाती है, शब्द रिपीट हो जाते हैं, ठीक है जी, लेकिन कहने के अर्थ में जो है अंतर होता है, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। तो रघुकुल रीति रा की आवृत्ति क्रमशः एक बार आई है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास अलंकार। 18वां प्रश्न चलना, इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? अधिधन आदेश बराबर अध्यादेश, अभिधन आगत बराबर अभ्यागत, अधिधन अधीन बराबर अध्याधीन, और अभिधन अर्थी बराबर अभ्यर्थी। ठीक है जी, ये सारे यण संधि के एग्जाम्पल हैं। ठीक है जी, यण संधि के एग्जाम्पल है। तो इनमें से जो गलत है वो कौन सा वाला है? ये वाला है। अधिधन अधीन बराबर अध्याधीन नहीं होता है। देखो ये अधि शब्द है और इधर क्या रखा है? अधीन आ रखा है। ठीक है जी। तो ई के बाद अगर असमान स्वर तो ई का या बन जाता है, इसको अध कर देंगे, यहां ई हो जाएगा और यहां क्या आ गया? अधीन आ गया। यण संधि का नियम पढ़ना आप, यण संधि जब आप पढ़ेंगे डिटेल में, तो ई के बाद असमान स्वर आए तो ई का या बन जाता है, यहां से अध नीचे उतरेगा, ये नीचे उतार दिया, और यहां से ये क्या हो गया? अधीन हो गया। तो ये आ यहां, ये हलंत रहेगा यहां यहां। ठीक है जी, क्योंकि यहां से ई अलग हो गई, ये भी हलंत रहेगा, ये भी हलंत रहेगा, ये यहां चला जाएगा, ये या पूरा बन जाएगा, ये अध इस प्रकार से रहेगा, और इधर से ये, ठीक है जी, ये अध हमने ऐसा कर दिया, ये हो गया, और इधर से क्या हो गया? धीन हो गया। ठीक है जी, अध्यधन अधीन हो गया ये। तो ऐसे में इसको इकट्ठा कर देंगे तो ये बन जाएगा अध्याधीन, ये इस प्रकार से बन जाएगा। ये यहां पर क्या है? ये जो आ की मात्रा रखी है गलत है, यहां आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए ये सी विकल्प जो है हमारा सही नहीं है। सही क्या होना था? ऐसा होना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला 19वां प्रश्न ये रहा, अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? यहां पर बताना है कि अपरिणीत शब्द का अर्थ क्या है। इन चार विकल्पों में से बताना है कि अपरिणीत शब्द किसका अर्थ है? जिसका परिणाम न निकलता हो, जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीति करना हो। तो जिसका, ठीक है जी, परिणाम न निकला हो, जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, या जो देखने में प्रीत करना हो, इन चारों विकल्पों में से कौन सा हमारा सही आंसर होगा? लगाइए कौन सा सही आंसर होगा? जो बी की तरफ जा रहे हैं ये सही आंसर होगा। जिसका विवाह ना हुआ हो इसको क्या बोलते हैं? अपरिणीत बोलते हैं। जिसका परिणाम न निकलता हो वो अनिर्णायक बोल सकते हैं उसको। ठीक है जी, अनिर्णायक बोल सकते हैं, परिणाम नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न हिंदी का लास्ट प्रश्न है, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? यानी संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो उनका रूप परिवर्तित नहीं होता है, एज इट इज प्रयोग होते हैं हिंदी में, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव, कठिन, सरल। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बी वाला। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? संस्कृत भाषा से एज इट इज जो शब्द प्रयोग हिंदी में किए जाते हैं बिना बदले, वो तत्सम शब्द होते हैं, और तत्सम जो शब्द होते हैं ये संस्कृत के होते हैं। तो ये हिंदी के 20 प्रश्न हो गए। अब यहां पर देखिए उत्तराखंड के प्रश्न। उत्तराखंड में पहला प्रश्न ये रहा आपके पास, देखिए, उत्तराखंड राज्य की थारू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करिए। इसमें बताना क्या है कि सत्य कथन कौन सा है, सत्य कथन का चुनाव करना है। पहला, थारू उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। भाई सही बात है। उधम सिंह नगर जिले में इनका सर्वाधिक संकेंद्रण है, ये भी सही बात है। यह भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय, ये गलत बात है। ये किरात वंश से संबंधित है, ये भी सही बात है। तो हमारा सही जो आंसर होगा ए, बी
और डी, ए बी और डी, ए बी व डी, कौन सा विकल्प है? ए सही है, बी भी सही है और डी सही है। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर ए वाला विकल्प। 21वां का पहला वाला जो आंसर है ये बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न, 22वां प्रश्न। उत्तराखंड राज्य संदर्भ में लिंगानुपात वाले 4 जिले हैं जो क्रमशः घटते क्रम में है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले बताने हैं, कौन कौन से हैं? अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग। बी है अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल व बागेश्वर। अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी। अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली। देखिए कौन सा सही आंसर है, लगाइए फटाफट करके। जो बी की तरफ है ये बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और बागेश्वर। सबसे ज्यादा लिंगानुपात इनमें अल्मोड़ा में है, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग, फिर पौड़ी गढ़वाल और फिर बागेश्वर। आगे बढ़ते हैं, 23वां प्रश्न। हम अंग्रेजों को कहते हैं कि भारत छोड़ो, आप हमसे कहते हैं कि हिमालय छोड़ो। हिमालय हमारा है, हम इसे क्यों छोड़ें, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? बताइए इन 4 विकल्पों में से कौन सा सही आंसर होगा? शांतिलाल त्रिवेदी, हेमंती नंदन बहुगुणा, इंद्र सिंह नयाल और गौर गोविंद। जो ए की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर है, शांतिलाल त्रिवेदी ने कहा था ये। आगे देखो 24वां प्रश्न। उत्तराखंड के किस स्कूल को पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो आर्थियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? चारों विकल्प, बहुत बढ़िया प्रश्न है। खालसा इंटर कॉलेज हल्द्वानी, दून पब्लिक स्कूल देहरादून, नानक मत्ता पब्लिक स्कूल नानक मत्ता और गुरुकुल इंटर कॉलेज हरिद्वार। तो जो सी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर है। नानक मत्ता पब्लिक स्कूल जो है नानक मत्ता उधम सिंह नगर में है और इसको अभी 2024 में जो है विप्रो आर्थियन अवार्ड सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, 25वां प्रश्न। किस जेल के क्रांतिकारी राजबंदियों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को बड़े भाई की संज्ञा दी? लखनऊ जेल, नैनी जेल, प्रयागराज, अल्मोड़ा जेल और देहरादून जेल। तो हमारा सही आंसर होगा बी, नैनी जेल, प्रयागराज। प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, 26वां प्रश्न। हम लौटकर वतन आएंगे तो आजादी लेकर ही हमें आशीर्वाद दीजिए, अपनी तहसीलदारी त्याग कर आंदोलन में हिस्सा लेते समय यह किसका कथन था? प्रयाग दत्त का, भारती पाल का, दुर्गा सिंह रावत का और ज्ञान चंद्र का। बताइए इनमें से जो सी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर है, दुर्गा सिंह रावत का ये कथन है, हम लौटकर वतन आएंगे तो आजादी लेकर ही हमें आशीर्वाद दीजिए। उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रता के उदय के कारणों में निम्न में से कौन सा नहीं है? यानी उत्तराखंड राज्य जब बना था तो उसके कारण, वैसे तो कई सारे कारण थे लेकिन उनमें से कुछ कारण बड़े खास थे, तो बताना है कि कारण निम्न में से कौन नहीं है। पहला है पृथक भौगोलिक स्थिति, यानी यहाँ की अलग भौगोलिक स्थिति, सही बात है। पृथक भाषा, यहाँ की अलग से भाषा और संस्कृति थी, ये भी सही बात है। क्षेत्र दुर्बल, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, यहाँ पर राजनीति भी है ना बिल्कुल शून्य की अवस्था में थी, बहुत कम मात्रा में थी। संचार साधनों का विकास होना, तो डी वाला जो विकल्प है, डी वाला जो विकल्प है ये हमारा जो है सही नहीं है। संचार साधनों का विकास होना, इस वजह से जो है पृथक राज्य की मांग नहीं की गई, बल्कि ये जो वजह है क्षेत्र की दुर्बल आर्थिक स्थिति, इधर पृथक भाषा और संस्कृति, पृथक अलग से भौगोलिक क्षेत्र होना, अलग भौगोलिक स्थिति होना, ये उत्तराखंड पृथक राज्य की मांगों में हो सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य जो कारण है कि उत्तराखंड राज्य जो बनाया गया, यहाँ का पिछड़ापन था, यहाँ की है ना रहन सहन, खान पान, संस्कृति, ये सब अलग है। आगे बढ़ते हैं, 28वां प्रश्न। उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ये तो बहुत सरल प्रश्न हो जाएगा, ये सभी ने है ना ठीक किया होगा, ये तो गलत होने का मतलब ही नहीं बनता है। तो बी वाला जो विकल्प है ये अंतरराष्ट्रीय, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। आगे बढ़ते हैं, 29वां प्रश्न। सूची 1 को सूची बी से सुमेलित करते हुए सही कोट का चयन करना है। भाई जो ब्रह्मदेव पड़ता है ये चंपावत में है। ब्रह्मदेव मंडी कहां पड़ती है? चंपावत में पड़ती है, तो ये वाला हो जाएगा। कोटद्वार पौड़ी में है। तिमली देहरादून में पड़ता है। तो बी का ए, बी का में क्या चाहिए? 1 चाहिए। बी का ए या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। कोटद्वार कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। तो ये कोटद्वार जो है इधर से पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा, यानी सी का हमें क्या चाहिए? तीसरा चाहिए।
तो सी का तीसरा देखते हैं भाई, कहां है सी का तीसरा, सी का तीसरा, बी का में क्या, बी का हमने क्या करा एक, तो बी का तो ये वाला एक आ गया, बी का एक आ गया हमारा, बी का हमारा क्या आ गया, ए आ गया, और इधर से जो कोड द्वार है ये पौड़ी में है, तो यानी सी का हमें 3 चाहिए, सी का 3 चाहिए, ये वाला हो गया, और डी का जो है 4 हो ही जाएगा इसमें। तो हमारा जो बी वाला आंसर है ये सही है, सूची एक को सूची 2 से मिलाना, जो बी की तरफ है ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचानते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला, राज्य क्षेत्र को कुमाऊं मंडल, कुमाऊं गढ़वाल, क्या लिखा हुआ, राज्य क्षेत्र को कुमाऊं गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है, राज्य क्षेत्र को कुमाऊं गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है जी, इस राज्य का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश से अधिक है, ये बात तो गलत है। भारत के संदर्भ में इसका क्षेत्रफल 1.69%, ये भी सही है, और अपने निर्माण क्रम में भारत का ये 27वां राज्य था, तो ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, ये गलत बात है, और ये सही बात है। तो यानी 1, 3 और 4, 1, 3, 4 हमें चाहिए, 1, 3, 4 जो विकल्प बी है, 30वां का जो बी विकल्प है ये हमारा सही आंसर है। तो 30 का हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला विकल्प। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 31, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला अति संवेदनशील भूकंप जोन में आते हैं, अति संवेदनशील भूकंप जोन में आते हैं। तो इनमें से देखिए आप, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, तो इसमें हरिद्वार नहीं होगा, इसमें हमारे पास चमोली और इधर से रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा, तो यानी ए, बी और डी, ए, बी, डी, जो बी वाला है ये वाला हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 32वां प्रश्न देखते हैं आगे। अगला प्रश्न देखेंगे 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न देखेंगे, असत्य कथन का चुनाव कीजिए। यहां पर चुनना है कि असत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन कौन सा है। ठीक है जी, अलकनंदा नदी घाटी चुआ ज्वार के लिए प्रसिद्ध है, अल्मोड़ा मक्का के लिए प्रसिद्ध है, नौकुचिया ताल, सारा ठीक है। हमारा जो गलत है इनमें से वो कौन सा है, डी वाला, ये वाला हमारा जो है गलत है, बाकी ऊपर वाले ये तीनों जो है ए, बी, सी, डी ये सब सही है। आगे बढ़ते हैं अगला, अगला प्रश्न है 33वां, निम्नलिखित सूची एक को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। यहां पर एक तरफ नदी दी हुई है, एक तरफ इसकी सहायक नदी दी हुई है। तो यहां पर देखो यमुना नदी, ये बद्रीघाट, ये इसका सही है, यमुना बद्रीघाट हो जाएगा। टॉस रुपिन सुपिन से मिलकर ये बनी है, अलकनंदा पिंडर की है और गंगा नयार की है। तो यानी हमें चाहिए डी का 3, डी का 3 यहां है, इतने से काम हो गया हमारा। डी का 3 चाहिए, सी का 4 चाहिए, सी का 4 है, बी का 2 चाहिए, बी का 2 है, और ए का 1 चाहिए, तो ये बी वाला सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं जो कार्बेट नेशनल पार्क में रामगंगा नदी से सम्मिलित हो जाती है। सोना नदी, प्लेन या पालनी नदी, गगास नदी, दापका नदी। तो इनमें से जो है सोना नदी और पालनी नदी, पहला वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने पहला करा है ये सही हो जाएगा, 34 का ए वाला। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 35वां प्रश्न ये रहा, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जो गांव को वनों से जोड़ने के लिए चलाई जा रही है। अपनी खेती अपना वन योजना, अपना गांव अपना वन योजना, नागरिक एवं स्वयं वन विकास योजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये बी वाला होगा, अपना गांव अपना वन योजना उत्तराखंड राज्य में गांव से वनों को जोड़ने वाली योजना है। आगे बढ़ते हैं 36वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कथन ए कारण आर के आधार पर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसमें बताया गया है ए में कि उत्तराखंड राज्य को हर्बल राज्य घोषित किया गया। ठीक है जी, आगे बोला गया इसमें यहां पर 500 से अधिक प्रकार के औषधीय पौधे हैं, ये भी सही बात है। तो यहां पर कथन ए और कारण दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन ए सही है, कारण आर गलत है, और सी है ए एवं कारण दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है।
तो जो ये सी वाला विकल्प है ये इसका सही आंसर होगा 36 का सी। ठीक है जी, थोड़ा फटाफट चल रहे हैं, क्वेश्चन 100 है। ठीक है, समय बहुत ज्यादा लग रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि फटाफट फटाफट चला जाए, ज्यादा समय ना आपका लिया जाए ना मेरे पास ज्यादा समय है। ठीक है जी, आपके पास भी इतना ज्यादा समय नहीं हो, मेरे पास भी नहीं है, तो फटाफट फटाफट हम प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर लगाइए, आपको आंसर की मिल रही है। उत्तराखंड राज्य में पर्यावरण शिक्षण एवं ग्रामोत्थान समिति का गठन 1993 में किसने और किस जनपद में किया गया? ठीक है जी, अल्मोड़ा में मोहन कंडपाल द्वारा, चमोली में गौरा देवी द्वारा, चमोली में सुंदरलाल बोगड़ा द्वारा और रुद्रप्रयाग में अमर सिंह द्वारा। तो लगाइए 37 का सही आंसर क्या निकलेगा? जो पहला वाला है ये सही होगा, अल्मोड़ा में मोहन कंडपाल द्वारा। आगे बढ़ते हैं 38वां प्रश्न। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसलों का घटते क्रम में कूट के माध्यम से उत्तर दीजिए। तो इनमें देखो भाई, सबसे ज्यादा मात्रा में गेहूं है, फिर उसके बाद चावल है, तो ए सी हमें चाहिए, ए सी डी और बी, ए सी डी और बी, यानी एक पे हो जाएगा, है ना, दूसरे नंबर पर ही हो जाएगा। ठीक है जी, ए सी डी बी, ए सी डी है कहीं पर और कहीं नहीं है, तो इनमें से पहला वाला आएगा, क्योंकि पहले नंबर पे ही भारत की पहली प्रमुख फसल है, दूसरी फसल यही है, तीसरी प्रमुख फसल गन्ना को बोलते हैं, तो ये वाला जो है ए वाला हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं 39वां प्रश्न। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य नहीं है? बताना है कौन सा कथन क्या है, असत्य नहीं है, असत्य नहीं है। ठीक है जी, कौन सा कथन असत्य नहीं है, यानी इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इनमें बताना है कौन सा कथन असत्य नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें 4 विकल्प जो है गलत होंगे और एक ही विकल्प होगा जो सही माना जाएगा, जो सही होगा, असत्य नहीं है। 3 विकल्प असत्य होंगे और एक विकल्प जो है सत्य होगा। तो असत्य कौन सा नहीं है, असत्य नहीं का मतलब सत्य कौन सा है? उत्तराखंड राज्य की औसत साक्षरता राष्ट्रीय औसत साक्षरता से कम है। हरिद्वार नैनीताल जिले से अधिक नगरीकृत है। उत्तराखंड राज्य का औसत लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर के लिंगानुपात से अधिक है। और 2011 की जनगणना में उत्तराखंड राज्य का औसत लिंगानुपात 969 है। 969 का 963 है ये तो। ठीक है जी, यहाँ पर 963 होना चाहिए था, यानी ये भी गलत है। ठीक है जी, ये भी असत्य है। फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है, उत्तराखंड राज्य का औसत लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर के लिंगानुपात से अधिक है, ये सही है। हरिद्वार नैनीताल से अधिक, ये गलत बात है। उत्तराखंड का औसत साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है, जबकि उत्तराखंड का साक्षरता ज्यादा है, तो इनमें असत्य नहीं है। यानी सत्य कौन सा है कि उत्तराखंड राज्य का जो औसत लिंगानुपात है वो राष्ट्रीय स्तर के लिंगानुपात से अधिक है। तो हमारा 39 का जो सही आंसर हो जाएगा, 39 का सही आंसर क्या होगा, सी वाला। ठीक है जी, सी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 40वां। बेबकी, बोई दूध की तथा बाजतिया आदि विवाह के प्रकार उत्तराखंड राज्य के किस जनजातियों में पाए जाते हैं? ठीक है जी, पहला है थारू, दूसरा जौनसारी, तीसरा बोटिया, चौथा है राजी। सही आंसर हो जाएगा बी वाला जौनसारी। बोबकी विवाह जो है बिल्कुल साधारण वाला है। बोई दूधकी में इसमें जो है चिर परिचित लोग सारे आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं। और बाजिद जो विवाह होता है ये सबसे शान सौगत वाला विवाह होता है जौनसारी में। इसमें खास बात क्या है कि लड़की पक्ष से बारात जाती है लड़के पक्ष की ओर। नॉर्मली क्या होता है कि लड़के वाले जाते हैं बारात लेकर के लड़की के घर, लेकिन इस बाजिद विवाह में लड़की वाले जो है बारात लेकर के जाते हैं किसके यहाँ, लड़के के घर। तो ये बड़े शान सौगत वाला विवाह है। तो ये विवाह की जो पद्धतियां हैं ये सब किसमें है, जौनसारी में। निम्नलिखित वक्तव्यों का कथन कारण है ना, कथन ए कारण आर के संदर्भ में सही उत्तर दीजिए। पहला है कथन ए है, उत्तराखंड राज्य में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य उत्तराखंड राज्य में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य की प्रगति धीमी है, सही बात है। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना की प्रकृति विषम है, ये भी सही बात है। तो दोनों बात सही है। ए है ना, पहला विकल्प है ए सही है, कारण आर गलत है, गलत हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। कथन ए गलत है, कारण आर सही है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। कथन ए और कारण
दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर होगा, सही व्याख्या है ये, तो हमारा सही आंसर होगा ए और कारण दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या, बी वाला जो विकल्प है ये सही होगा हमारा यहां तक का। तो 41 का हमारा सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी वाला। आगे बढ़ते हैं 42 में, आगे बढ़ते हैं अगला। देखिए 42वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कोटली भेल परियोजना जो है, कोटली भेल परियोजना जो है ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। ये 1000 मेगावाट है, सही बात है, ठीक है जी, सही बात है जी। और कोटली भेल परियोजना जो है 1000 मेगावाट की टिहरी में है, गंगा नदी पर। पाला मनेरी जो परियोजना है ये 480 मेगावाट है, सही है, कहां पर है, उत्तरकाशी में, भागीरथी नदी पर। और किसो बांध परियोजना जो है 660 मेगावाट की है, 660 मेगावाट की है, टॉन्स नदी पर है, देहरादून में। और जो उतियासु बांध परियोजना है ये पौड़ी में है, किस नदी पर, अलकनंदा नदी पर। पौड़ी में किस नदी पर है, ये अलकनंदा नदी पर है। तो ये वाली पौड़ी में अलकनंदा पे है, किसो बांध टॉन्स नदी पर है, देहरादून में। पाला मनेरी परियोजना उत्तरकाशी में है, भागीरथी नदी पर। और कोटली भेल परियोजना टिहरी में, किस नदी पर, गंगा नदी पर। तो यहां पर ये जो बातें हैं ये सारी की सारी सही निकल रही हैं, सारा सही है। 1000 मेगावाट, 600, 480 और 1000। तो ए बी सी डी 1 2 3 4 ये वाला, ये सही आंसर होगा, पहला वाला विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पतंजलि विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है, इनमें से सत्य नहीं है, बताइए क्या सत्य नहीं है जी। पहला है यह हरिद्वार जिले में स्थित है, सही बात है। मार्च 2006 में से डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। स्वामी रामदेव इसका आजीवन कुलाधिपति नामित किया गया। और इसका 1% कानपुर में है, ये गलत बात है, इसका कानपुर में कोई परिसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं 44वां प्रश्न, किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है। उत्तराखंड का प्राचीन कवि, सबसे पुराना कवि गुमानी पंथ को किसने माना, लोकरत्न पंत गुमानी को किसने जो है सबसे पुराना कवि माना, आंसर होगा बी वाला, सर जॉर्ज ग्रेसन, ये सही आंसर होगा बी वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट चलते हैं, क्वेश्चन की संख्या बहुत है। सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। विरासतों की खोज, टीकाराम शाह, विरासतों की खोज जो है पुस्तक है ये टीकाराम शाह की है, ठीक है, सही बात है, टीकाराम शाह की है। यानी ए का में 1 चाहिए, ए का ए चाहिए, तो ए का 1 में यहां भी है और यहां भी है, ठीक है जी। उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास, ये 3 का बी चाहिए जी, 3 का बी चाहिए, 3 का बी, 3 का बी, ये 3 का बी जा रहा है, ये 1 का ये जा रहा है, 3 का बी जा रहा है, ठीक है जी। और इधर से युद्ध की प्रकृति कला, ये है लेफ्टिनेंट जनरल एच.बी. काला की, तो 4 का डी जाएगा, 4 का डी, 4 का डी, ठीक है जी, ये वाला सही जा रहा है, जो बी वाला है ये सही आंसर है 45वां का। आगे बढ़ते हैं 46वां प्रश्न 46, गढ़वाली भाषा के लेखक हरिदत्त भट्ट शैलेश के संदर्भ में क्या सही नहीं है, ठीक है जी, क्या सही नहीं है। इनका जन्म 15 जून 1926 को भटवाली में हुआ। 19 सितंबर 2011 को इनकी मृत्यु हुई। 19 सितंबर की पुण्यतिथि में राज्य में साहित्य दिवस मनाया जाता है। ये सारे जो कथन है ये सारे के सारे सही है, ठीक है जी। इसमें क्या बोला गया, सही नहीं है, यहां पर होना था सभी 2011 में इनकी 19 सितंबर को इनकी पुण्यतिथि में राज्य में साहित्य दिवस मनाया जाता है, 46 का, 46 का। इसमें क्या बोला गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो भाई ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है जी, ऐसा कोई विकल्प है नहीं है, तो डी वाला विकल्प सही होगा। सभी कथन क्या है, सही है, कोई भी कथन गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 47वां, देखो उत्तराखंड राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों के संदर्भ में क्या सही नहीं है। भाई नुणाई देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में श्रावण मास में मनाया जाता है, सही बात है जी। कलाई कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार है, ठीक है जी। वैसी 122 दिन तक आयोजित होने वाला धार्मिक आयोजन है।
और संवत्सर प्रतिपदा इस दिन हरेला बोया जाता है और पंचांग सुना जाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 122 नहीं है, केवल कितना होना चाहिए था, 22 दिन तक आयोजित होने वाला धार्मिक, ठीक है, आयोजन है ये क्या, वैसी। तो 122 नहीं बल्कि क्या होना चाहिए था, 22, इसलिए सी वाला हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। 48वां प्रश्न आ जाओ फटाफट करके। उत्तराखंड राज्य में जनवरी के मध्य माह में मनाया जाने वाला वह त्योहार जिसमें आटे के छोटे छोटे गुगुत बनाए जाते हैं, इसलिए इसे गुगती त्योहार कहते हैं और काला कौवा त्योहार भी इसको कहते हैं। बताना है कि इसमें कौन सा है इन चारों में से, ठीक है जी। तो हमारा आंसर होगा पहला वाला, जिन्होंने मकर संक्रांति करा है ये सही है, ठीक है। काला कौवा त्योहार इसको बोलते हैं, गुगती त्योहार भी इसको बोलते हैं, और मकर संक्रांति के अवसर पर ये होता है। इसी दौरान जो है वहां पर उत्तरायणी मेला बागेश्वर का बड़ा फेमस है, इसी मकर संक्रांति के अवसर पर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 49वां, निम्नलिखित त्योहारों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। शिवरात्रि, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी सही है, दीपावली, कार्तिक कृष्ण ठीक है, रामनवमी चैत्र शुक्ल की है। ये डी वाला जो विकल्प है, जो डी वाला विकल्प है ये सही नहीं है जी, जो डी वाला विकल्प होगा ये सही नहीं है, ठीक है, ये वाला विकल्प सही नहीं है, बाकी ये सारे ठीक है, तो सही नहीं है, तो हमारा डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 50वां प्रश्न, निम्नलिखित मेले व उत्सव उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है इनमें से भाई, जो डी वाला है ये सम्मिलित नहीं है। कोट महोत्सव जो है ये हरिद्वार में ना होकर के कहा है, पौड़ी में है, बाकी ये सब ठीक है। तो हमारा सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी वाला, डी की तरफ जो है ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 51वां, हाल ही में गढ़वाल के किस स्थान पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान भिताड़ा गुफा या भिताड़ा गुफा में गुफाएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है जी, भिताड़ा गुफा नामक गुफा प्राप्त हुई है। तो भिताड़ा गुफा ये भिताड़ा जो गुफा है, ठीक है जी, भिताड़ा गुफा, या ये भिताड़ा गुफा कहाँ है, ठीक है जी, यहाँ पर इस भिताड़ा गुफा में बहुत सारी गुफाएं जो है देखने को मिलती है। तो ये पुरोला उत्तरकाशी में है, याद रखना कि भिताड़ा गुफा कहाँ पड़ती है, उत्तरकाशी में। चौड़ीकरण के दौरान भिताड़ी गुफा में अनेक गुफाएं प्राप्त हुई, यहाँ पर होता अनेक गुफाएं प्राप्त हुई, तो पुरोला उत्तरकाशी। आगे बढ़ेंगे, अगला, हाल ही में जारी राज्य आंदोलनकारी का 10% आरक्षण, ठीक है जी, हाल ही में जारी राज्य आंदोलनकारियों का 10% क्षैतिज आरक्षण कब से लागू माना जाएगा। यहां पर होना था कब से लागू माना जाएगा, ठीक है जी। ये जो 10% आरक्षण अभी हाल ही में जारी हुआ, अगस्त 2024 में जो है जारी हुआ था, लेकिन मंजूरी मिली उसको, लेकिन इसे लागू कब से कर दिया गया, 11 मार्च 2004 से, 11 मार्च 2024 से, 7 अप्रैल 2011 से, 15 अगस्त 2014 से। तो ए वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही है, 11 अगस्त 2004 से जो है इसको लागू माना जाएगा, जबकि अभी से मंजूरी कब से मिली, अभी इसी 2024 में अगस्त के महीने में, लेकिन 11 अगस्त 2004 से इसको जो है लागू कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, 53वां, वरिष्ठ साहित्यकार ललित मोहन रयाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक कल फिर जब सुबह होगी किसके जीवन पर आधारित है। तो एक बार प्रश्न ध्यान से दीजिए आप, यहां से दो तरीके से प्रश्न आ सकता है। एक प्रश्न पूछ लेगा कि कल फिर जब सुबह होगी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ललित मोहन रयाल यहाँ आंसर है, लेकिन किसके जीवन पर है ये, किसके जीवन पर आधारित है, तो आंसर होगा ए, नरेंद्र सिंह नेगी, सी वाला विकल्प, ठीक है जी। किसके जीवन पर है ये सी वाला विकल्प, नरेंद्र सिंह नेगी के गानों को इसमें समेटा गया है, नरेंद्र सिंह के जीवनी इसमें है, नरेंद्र सिंह के जीवन पर है। 54वां प्रश्न देखेंगे, रचना एवं रचनाकार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इनमें से जो है जो डी विकल्प है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सारे ये सुमेलित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 55वां प्रश्न, सत्य कथन है। क्वेश्चनों की संख्या 100 है, तो पढ़ते पढ़ते टाइम लग रहा है, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूं। सत्य कथन चुनिए, राज्य में उत्तराखंड भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना वर्ष 2009 में की गई। मैक्स मुलर ने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज में, ये याद रखना, साइंस ऑफ लैंग्वेज जो पुस्तक है काफी मोस्ट है, मैक्स मुलर की है, इसमें उन्होंने गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है।
तो यहां पर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आगे देखो 56वां प्रश्न, निम्न में से पंवार राजा प्रताप शाह से संबंधित असंगत कथन को छांटिए। असंगत छांटना है। 1883 में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना करी, ठीक है जी। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी, ये भी ठीक है। टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी, ठीक है। टिहरी में नगर पालिका की स्थापना की, ये गलत बात है। इसलिए हमारा आंसर सीधे सीधे 56 का हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। टिहरी में नगर पालिका की जो स्थापना करी ये कीर्ति शाह के समय में हुई, न कि प्रताप शाह के समय में। तो इसलिए 56 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी वाला विकल्प। तो जो लोग डी की तरफ हैं वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 57वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक स्थल कमल नदी के तट पर संबंधित असंगत को छांटिए। ठीक है जी, जो कमल नदी के तट पे नहीं है वो बताना है। तो यहां पर देखो आप असंगत छांटना या उत्तरकाशी स्थिति में, यानी कमल नदी कहां बहती है, उत्तरकाशी में बहती है, ठीक है। यहां से चित्रित दूसरी मृद प्राप्त हुई, ये भी सही बात है, ये उत्तरकाशी में स्थित है। तांबे की बनी मूर्तियां मिली है, ठीक है जी, लेकिन 5 किलोग्राम का स्वर्ण मुकुट ये यहां से नहीं मिला है। ये कहां से मिला जी, मलारी गांव से। मलारी गांव कहां पड़ता है, चमोली में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला 58वां प्रश्न, निम्न में से नरेंद्र सिंह का गीत कौन सा है। मेरी सुभागा, ऐजा ऐजा, हे निंद्रा, बिंदुली, उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर होगा बी वाला, ऐजा ऐजा हे निंद्रा। ये गीत किसने लिखा, नरेंद्र सिंह ने। और बिंदुली गीत के लेखक कौन है, प्रीतम बर्तवान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 59वां प्रश्न, गणनाथ मंदिर से संबंधित असंगत को छांटिए। गणनाथ मंदिर के बारे में क्या बताना है, गलत बात बतानी है। पहला, अल्मोड़ा जनपद में सोमेश्वर मार्ग पर स्थित है, सही बात है। मनोहर जोशी ने उपन्यास कसम में गणनाथ मेले का उल्लेख किया, ये भी ठीक है। भगवान शिव को समर्पित, ये भी ठीक है। गलत बात क्या है, गणनाथ युद्ध में अमर सिंह थापा मारा गया, ये बिल्कुल गलत बात है। तो असंगत छांटना था तो कौन सा वाला होगा, डी वाला। जबकि गोरखा सेनापति जो अमर सिंह थापा था ये 1816 में जो है मालोन का युद्ध हुआ था, वहां पर मारा गया था, न कि गणनाथ युद्ध में। तो मालोन युद्ध में जो है 1816 में जो है ये मारा गया था। मालोन युद्ध में कब मारा गया, 1816 में, न कि गणनाथ युद्ध में। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 60वां प्रश्न है, सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में लॉन्च किया गया। 4 विकल्प है, एम्स ऋषिकेश के द्वारा, एम्स दिल्ली और आईआईटी रुड़की, और इधर से एम्स दिल्ली व आईआईटी रुड़की। तो 60वां का जो डी आंसर है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 60वां का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। और यहां पर हमारे हिंदी और उत्तराखंड के जो है 20 और 40 60 प्रश्न पूरे हो गए हैं। और इसके बाद अब आप जीएस के प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, दक्ष क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो सैटरडे का पेपर हुआ था उसका जीएस और रीजनिंग वाला पार्ट देखते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है। और ये हाल ही में खूब चर्चाओं में रहा है। मोढेरा पड़ता है आपके पास गुजरात में। मोढेरा कहाँ है जी, आपके पास है गुजरात में। ये गुजरात का राज्य है जो आपके पास 9 अक्टूबर 2022 को, डेट आप ध्यान रखना, 9 अक्टूबर 2022 को राज्य का यानी कि गुजरात का पहला, भारत का भी पहला कह सकते हो, आपके पास सौर संचालित गांव क्या किया गया था, घोषित किया गया था। इसलिए ये गांव क्या रहा है जो आपके पास है, चर्चाओं में रहा है। और भारत में सौर ऊर्जा के क्या है, खूब सारे आपके पास अवसर हैं, क्योंकि भारत आपके पास उस रीजन में आता है जहां सूर्य की किरणें वर्ष भर में कभी ना कभी क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके चांसेस भारत में सर्वाधिक है। और खास करके उन राज्यों में सर्वाधिक है जहां, या फिर जो राज्य लगभग आपके पास 0 डिग्री के अक्षांश के नजदीक है। उनमें से एक कौन है जी, गुजरात है। तो गुजरात का मोढेरा गांव हाल ही में इसलिए फेम में रहा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा, कौन सा जलप्रपात अपने राज्य से सही ढंग से मेल खाता है। पहला है हुंड्रू जलप्रपात, झारखंड। बिल्कुल ठीक बात है जी, हुंड्रू जलप्रपात का है जी, झारखंड में। और किस नदी पर बना हुआ है, स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। दूसरा है कुंचिकल जलप्रपात, महाराष्ट्र में नहीं बल्कि कहाँ है जी, आपके पास से कर्नाटक में आपके पास है। और कर्नाटक में बराही जो नदी है तो बराही नदी पे ही देखने को मिलेगा। धुआंधार जलप्रपात आपके पास से कहाँ है जी, एमपी में है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अथिरापल्ली जलप्रपात आपके पास केरल में है। और आपके पास से कुड़ी
नामक एक नदी है जिस पर ये प्रपात बना हुआ है। तो आंसर कौन होने वाला है जी आपके पास? ये किस में है जी? केरल में आपके पास है। ये प्रपात कहाँ देखने को मिलेगा? केरल में। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा वाला? ए वाला, हुंड्रू जलप्रपात। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी वृक्षाकार जल निकासी पैटर्न बनाती है? मतलब क्या हुआ कि एक होता है अपवाह तंत्र, एक होता है अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप का मतलब है कि जब नदियां अपनी सहायक नदियों के द्वारा एक ज्यामिति बनाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसका अपवाह प्रतिरूप। तो जैसे इनमें से आपके पास कौन सी नदी अपवाह वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बनाती हो? यमुना नदी। यमुना हो गई, गंगा हो गई, और जो आपके पास कौन है जी? सिंधु नदी आपके पास है। वो क्या बनाती है जी? वृक्षाकार अपवाह तंत्र। इसका कैसे समझे इसको? तो आप देखेंगे जो नदियां होती है, मान लीजिए ये मूल नदी कोई आपके पास है। इस मूल नदी में खूब सारी सहायक नदियां आकर मिलती है, विभिन्न तरीके से आपके पास है, इस तरीके से। और जब नदियां इस तरीके से मिलती है तो ये दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मान लिया जाए कि एक वृक्ष का आकार इसने धारण कर लिया हो। इसलिए इसे क्या कहते हैं जी आपके पास? वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। तो भारत में कौन सी नदी बनाती है? यमुना बनाती है, गंगा बनाती है और सिंधु नदी बनाती है। ये आपके पास भारत में क्या बनाती है जी? वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बनाती है। जबकि आपके पास कौन है? ताप्ती नदी और नर्मदा नदी है, ये पत्ताकार क्या बनाती है? अपवाह प्रतिरूप बनाती है। और जो आपके पास कौन है? गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदी है, जो सामान्य तौर पर आपके पास से क्या होती है जी? लगभग कह सकते हैं कि आपके पास पत्ताकार और समांतर श्रेणियों में बहने वाली नदियों में से एक नदी है। तो ध्यान रखेंगे 3 नदियां जो वृक्षाकार बनाती है, इनमें से एक कौन सी नदी है जी? सिंधु नदी है, दूसरी कौन है? गंगा नदी है, और तीसरी कौन है? यमुना नदी है। जबकि जो ताप्ती है, कौन है जी? ताप्ती, और दूसरी कौन है? नर्मदा है। ये आपके पास पत्ताकार बनाती है, पत्ताकार बनाती है। और ये आपके पास नदी कौन सी है? गोदावरी। ये आपके पास प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक। अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? वो निम्नलिखित में से, अच्छा चौथा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली बनाती है? अंतर्देशीय जल निकासी का मतलब है कि वैसी नदियां जो अंततः अपने मुहाने के साइड में जाते जाते जमीन में लुप्त हो जाती है, उन देश को क्या कहते हैं जी? अंतर्देशीय। तो भारत में ध्यान रखना कि खास करके 3 नदियां खूब सारी पूछी गई है। उनमें से एक है लूनी नदी। लूनी नदी भारत में अंतर्देशीय नदी है। तीसरी है जी आपके पास घग्गर नदी। चौथी है नारायणी नदी और मेघा नदी। ये भारत में वो नदियां हैं जो अंतर्देशीय नदी है। अंतर्देशीय का मतलब है अपने मुहाने या अपने गंतव्य स्थल से जब वो पहुंचती है तो वो आपके पास भूमिगत हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं जी? आपके पास अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली वाली नदी। तो आंसर क्या हो जाएगी? घग्गर नदी। घग्गर नदी आपके पास कहाँ होती है? हरियाणा में है। और कुछ वैदिक काल में मिलता है कि ये घग्गर नदी सरस्वती नदी थी। कुछ आपके पास इतिहासकार ऐसा तथ्य देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक भारतीय मानसून को सीधे प्रभावित नहीं करता है? पहला है दक्षिणी हिंद महासागर की उच्च दाब प्रणाली। तो बिल्कुल सही बात है, इसके बगैर तो आपके मानसून आ ही नहीं सकता है। ITSZ, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जब तक ये बीच में आकर के ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा, ऐसा बनता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन हमेशा। तो ये अति आवश्यक है। समुद्र से दूरी, ये भी जरूरी है। समुद्र नहीं होगा तो आपके पास क्या नहीं आने वाला? मानसून नहीं आने वाला। फिर आपके पास क्या है? आर्कटिक, ये आपके पास ध्रुव है, ग्लेशियर है। जब ये आपके पास पिघलता है तो मानसून प्रभावित होता है, तो ये भी आवश्यक है। तो कौन नहीं होगा? गोदावरी नदी। ये सामान्य तौर पे डायरेक्टली भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है कि कोपेन आपके पास से क्या थे? एक जलवायु विभाजक व्यक्ति हैं जिन्होंने जलवायु को विभाजित किया है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो इनके अकॉर्डिंग एक जलवायु पाई जाती है अर्धशुष्क। ये आपके पास कहां पाई जाती है जी? आपके पास राजस्थान और पंजाब के मैदानों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि भारत में अभ्रक भंडार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले लिखा गया बिहार और झारखंड रूबी अभ्रक के जरूरी उत्पादक हैं जो औद्योगिक महत्व का है। ये बिल्कुल सही बात है। रूबी अभ्रक लाल रंग का होता है, इसे लाल अभ्रक भी कहते हैं। दूसरा, राजस्थान के अभ्रक भंडार जयपुर उदयपुर जिलों तक ही सीमित है, नहीं है जी। ये आपके पास और भी है, बांसवाड़ा है, भीलवाड़ा है, इन जगहों पर भी पाया जाता है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है
भारत का अभ्रक उत्पादन विश्व स्तर पर चीन और अमेरिका के बाद तीसरा, ये भी गलत है। भारत दुनिया का सर्वाधिक क्या करता है जी, आपके अभ्रक उत्पादन करता है, और पूरे विश्व का इकलौता 60% अभ्रक उत्पादन कौन करता है जी, अकेला भारत करता है। ठीक है। तीसरा, तमिलनाडु में अभ्रक भंडार धारवाड़ संरचनाओं से जुड़ा है। धारवाड़ तो केवल मूल रूप से फैला हुआ है, कहाँ आपके पास है, कर्नाटक में। तो ये आपके पास ऐसा नहीं कि तमिलनाडु में केवल अभ्रक भंडार धारवाड़ संरचना में, उसके अलावा और जगहों पे भी फैला हुआ है। तो इन सब में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो कौन सा वाला, ए। अब बात करें अभ्रक है क्या, तो अभ्रक एक आपके पास विद्युत का कुचालक है जो आपके पास करंट को फ्लो करने से रोकता है। सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिक गैजेट्स में इस्तेमाल होता है, खास करके जैसे प्रेस इत्यादि है तो उनमें ज्यादातर क्या इस्तेमाल होता है जी, अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। धातु है आपके पास एक। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी अनुक्रम का सटीक वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है, पारिस्थितिकी अनुक्रम किसी पारिस्थितिकी तंत्र की प्रजातियों की संरचना में समय के साथ होने वाला कार्मिक परिवर्तन। बिल्कुल ठीक बात है, आपके पास जैसे जैसे समय बीतता जाता है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव आता जाता है। ठीक। अगला, प्राथमिक अनुक्रम उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले कोई जीव नहीं था, जैसे कि नवनिर्मित ज्वालामुखी। बिल्कुल सही बात है, आपके पास है नया पारिस्थितिकी तंत्र जब बनेगा, मान लीजिए कहीं ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो वहां पहले क्या हो जाएगा, सारे जो पेड़ पौधे जीव जंतु वो सारे समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद उनकी उत्पत्ति होगी। ये भी बिल्कुल कथन सही है आपके पास है। तीसरा है, द्वितीयक अनुक्रम उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले से जीवन मौजूद है लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र अशांत है, जैसे कि जंगल में आग लगने के बाद होती है। बिल्कुल भी ठीक बात है, आपके पास है आग लगने के बाद वहां तो आपके पास क्या होता है, दोबारा से सेकेंडरी और जो थर्ड वाला चरण है वो प्रारंभ हो जाता है, इसलिए आंसर क्या होने वाला है, चौथा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला लिखा है कि भारत श्रीलंका और मालदीव सहित 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। ध्यान रखना, मालदीव और श्रीलंका भारत के जलीय सीमा साझा करते हैं और भारत के 7 देशों के साथ जलीय सीमा क्या करता है जी, साझा करता है। दूसरा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के को पूर्वी क्षेत्रों के में अलग करती है। ऐसा नहीं कि केवल पूर्वी क्षेत्रों में करती है, ये आपके पास कहां से शुरू हो जाती है, लद्दाख है, एचपी है, उत्तराखंड है, उससे ये, और उधर आपके पास अरुणाचल वाले हिस्से में जाती है। तो ऐसा नहीं है केवल ये पूर्वोत्तर में करती है, तो ये भी कथन ऐसा परफेक्ट है नहीं। भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा भूटान के साथ है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है जी, अफगानिस्तान के साथ लगती है, 106 किलोमीटर की, जो ड्रोन रेखा का हिस्सा है। जबकि सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, लेकिन स्टेटमेंट एक साथ लिखा गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट आधा ठीक है और आधा गलत है। इसको अगर देखा जाए तो इसमें हम सटीक तरीके से आंसर देंगे उपरोक्त में से कोई ही नहीं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो पा रहा है, ये भी पूर्ण रूप सत्य नहीं है और ये भी सत्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक। अगला, दक्कन के पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्कन का पठार मेसोजोइक महाकल्प में बना हुआ था आपके पास है, और दक्कन के पठार के 3 हिस्से हैं, एक है दक्कन का ट्रैप, एक है आंध्रा का पठार और एक है कर्नाटक का पठार। इन तीनों को मिलाकर के दक्कन का पठार कहा जाता है। तो दक्कन का पठार पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों से गिरा है, बिल्कुल ठीक बात है। यह पठार मुख्यतः मेसोयुग के दौरान निर्मित अवसादी चट्टानों से बना, ये बिल्कुल ठीक है। कावेरी जैसी प्रमुख नदियों का स्रोत क्षेत्र है जो पूर्व की ओर बहती है, बिल्कुल सही बात है। आपके पास दक्कन की ट्रैप में बहती है, आपके पास कौन है, कावेरी बहती है, कृष्णा बहती है, गोदावरी बहती है, तो ये सारे के सारे क्या है, ठीक होने वाले कथन है, तो आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि गल्फ स्ट्रीम की उपस्थिति समतापी रेखाओं को निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित करती है। गल्फ स्ट्रीम, इससे आपके पास यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। आपके पास जो यूरोप में जो बड़ी ठंड है उसके कारण जो बर्फ जम जाती है उसको पिघलने में महत्वपूर्ण योगदान करती है कौन सी, गल्फ स्ट्रीम। तो इसका कार्य क्या होता है, दक्षिण की ओर झुकाना, आपके पास मतलब कि जो उसका जल है उसको किस और मूवमेंट करने में सहायता करती है, तो आंसर है उत्तर की ओर मूवमेंट करने में। अगर जल उत्तर की ओर नहीं जाएगा, गर्म पानी ऊपर की ओर नहीं जाएगा, तो आपके पास यूरोप में जो जमी बर्फ वो पिघल नहीं पाएगी। तो आंसर क्या होने वाला है जी, इसका बी वाला। ठीक। अगला है आपके पास, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग होनी चाहिए। वस्तु की आपूर्ति से प्रतिलोम, वस्तु की कीमत से प्रत्यक्ष, आपके पास प्रत्यक्ष
वस्तु की आपूर्ति से अप्रत्यक्षत वस्तु की कीमत से प्रतिलोम। तो सीधी सी बात है, अगर वस्तु की कीमत से प्रतिलोम संबंध नहीं रखता है तो आपके पास क्या नहीं होने वाले, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग बनी तभी रहेगी जब वस्तु की कीमत प्रतिलोम स्थिति में आ जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? शेर पूंछ वाला बंदर, आपके पास गंगेटिका डॉल्फिन, एशियाई भैंस, नील भेड़। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन था इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए एशियाई भैंस। ये आपके पास क्या है, आपके पास लगभग रेड डाटा वाली स्थिति में पहुंच चुकी थी, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन बना हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे ये कि MS वर्ड 365 में कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए निम्न की शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो पहले लिखा गया है आपके पास यहाँ क्या, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की, कंट्रोल प्लस आपके पास लेफ्ट एरो की, कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज, शिफ्ट प्लस पेज अप। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे तो आप कर्सर को उसी ओर ले जा सकते हैं जिस ओर आप चाह रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी आपके पास कि 1793 में जब बंगाल में इस्तमरारी या इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब इसका गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको एक कॉमन बात ध्यान रखना है, एक लॉर्ड रिपन, एक लॉर्ड आपके पास विलियम बेंटिंग, एक है लॉर्ड माउंटबेटन और एक है चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो आंसर क्या होना चाहिए जी इसका आपके पास है, तो लॉर्ड रिपन तो 1800 में आया आपके पास, विलियम बेंटिंग भी आपके पास बाद में आया, माउंटबेटन भी बाद में आया आपके पास है। तो आंसर क्या बनेगा जी, चार्ल्स कॉर्नवालिस जो 1786 में क्या बना था, गवर्नर बना था और लगभग 1798 के आसपास का क्या रहा, गवर्नर जनरल रहा। ठीक, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या रहा, मतलब एक वर्ष में कितनी जनसंख्या बढ़ी है हमारी? तो आंसर है जी पहला वाला 1.64% ये ग्रोथ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक टीम में खिलाड़ी खेल का कौन सा युग्म सम्मिलित है? लिखा गया बास्केटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं और दूसरा लिखा गया आपके पास है कि आपके पास वॉलीबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। दोनों ही तथ्य गलत है। बास्केटबॉल में आपके पास 5 खिलाड़ी होते हैं और वॉलीबॉल में कितने होते हैं जी, 6 खिलाड़ी होते हैं, ना तो एक और ना ही बी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, MS Excel 365 में खेल की सामग्री को रेखांकित करने के लिए निम्न में से किस प्रेस का या किस की का शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर होगा Ctrl+4 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना मान लॉविस के विचारों पर आधारित थी? बड़े फेमस संख्याविद हुआ करते थे, भारत के इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, जिनके विचारों के आधार पर द्वितीय आपके पास क्या पंचवर्षीय योजना को क्या किया गया है, बनाया गया है। अगला, सौरमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 30 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या है जी, 13 किलोमीटर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष लाया गया था? 1878, 1877, 1876 या 1875? तो आप कमेंट्स करके बताओ जरा कि कब ये लाया गया था, किस वर्ष लाया गया था, कौन से गवर्नर के टाइम पे लाया गया है और कौन वो व्यक्ति था जो आपके पास एक तरीके से भारत के विरोध में था? लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड आपके पास लिटन था या कोई और था वो आपके पास? जल्दी से कमेंट्स करें और बताएं आपके पास कि कौन सा व्यक्ति था जिसने आर्म्स एक्ट लाया था आपके पास है। तो क्या आंसर होने वाला है जी इसका? तो आंसर होगा 1878। क्या जी, 1878। तो कौन रहा इस समय गवर्नर जनरल? कमेंट्स में जरूर बताइए कि कौन था। अगला, लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र। बड़ा फेमस मंदिर है लिंगराज मंदिर, कहां स्थित है जी? ओडिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ सूची के अंतर्गत आता है? 7वीं सूची है ही आपके पास, जो क्या करता है जी, सामान्य तौर पर शक्तियों के बंटवारे का विवरण करता है, टैक्स विवरण के बारे में बात करता है। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। उसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें? अस्पताल और औषधालय, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, लोक व्यवस्था, बांटों और मापों के मानक का नियम। तो ध्यान रखना, अस्पताल आपके पास राज्य के पास आ जाता है, लोक स्वास्थ्य भी राज्य के पास आ जाती है, लोक व्यवस्था अलग अलग हो सकती है आपके पास है। तो आंसर होगा सी, बांटों या बांटों जो आपके पास मापतोल का हिस्सा होता है वह सामान्य तौर पर केंद्रीय का हिस्सा आपके पास है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? माही नदी तो आपके पास एमपी से निकलती है, ताप्ती नदी भी लगभग एमपी से ही है, नर्मदा नदी भी लगभग एमपी से ही है। तो बनास नदी अरावली के आपके पास से किस हिस्से से? पूर्वी हिस्से से निकलती है आपके पास। कौन? बनास नदी जो बाद में चंबल नदी की क्या बन जाती है? सहायक नदी। और चंबल नदी किसकी सहायक नदी होती है? आपके पास यमुना की सहायक नदी। बड़े बांधों के संबंध में लिखने से कौन सा कथन सही है? इनकी सामाजिक समस्याएं हैं, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। मुआवजा नहीं मिलने का मतलब है उस अनुपात में मुआवजा नहीं मिलता है। दूसरा, उनकी पर्यावरणीय समस्याएं, क्योंकि इनसे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो दोनों कथन क्या है इसके? परफेक्ट हैं। सामाजिक समस्या हमेशा बनी रहती है इसमें। ठीक। अगला, भारत में सितार के उस्ताद, सितार माएस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है? पतंजलि तो उससे संबंधित थे नहीं, सितारा देवी भी थी नहीं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान तो बांसुरी के थे। तो आंसर क्या होने वाला है? सी, रवि शंकर जी। तो पंडित रवि शंकर जो आपके पास से क्या है, सितार वादक हुआ करते थे, जिन्हें पद्म रत्न भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये सारे के साथ से आपके पास क्या दिए गए हैं? समर्पित किए गए हैं। कौन है जी? पंडित रविशंकर। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है वो? भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? परमाणु कार्यक्रम का जनक पूछ रहा है जी आपके पास, जिन्होंने भारत में परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया। विक्रम साराभाई, होमजी भाभा, सीवी रमन या वेंकट रमन राधा कृष्णन। तो बहुत सारे लोगों ने संभवतः भाभा आंसर दिया होगा, जबकि इसका सही आंसर है वेंकट रमन राधा कृष्णन। अगला, वारली चित्रकला भारत के की लोक चित्रकला है, मतलब किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम, कर्नाटक। तो ये महाराष्ट्र की क्या है जी? चित्रकला है। अगला, वायुदाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला लिखा गया है, समुद्र तल पर वायुदाब सबसे कम होता है और ऊंचाई पर जाने पर बढ़ जाता है। बिल्कुल नहीं, समुद्र तल पर सबसे कम नहीं होता, ये आपके पास मिथ्या है कि सबसे कम यहां होने वाला है। अगला, निम्न दाब स्पष्ट और साफ मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपके पास। उच्च दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, ये भी ठीक कथन नहीं है। वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, बिल्कुल सही बात है आपके पास। इसी के कारण तो मानसून का आगाज भी होता है जब हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ठीक। अगला, धिनोधर पहाड़ियां आपके पास किस भारतीय या केंद्र शासित प्रदेश में है जी? तो ये तो आपके पास का है गुजरात में है। गिर, मांडवा, धिनोधर, ये सारी कहाँ है जी? गुजरात में। तो ये जीएस कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपके पास क्या है जी? रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए का स्थान ऊपर से 13वां है, बी का स्थान नीचे से 18वां है। जब ये आपस में स्थान बदल दे तो ऐसा समझो, एक 13वां है और बी जो नीचे से वो कौन सा है जी? 18वां। रिप्लेस कर दिया, ए बी की जगह चला गया, बी ए की जगह चला गया, मतलब यहां पर अब ए आ गया है और ये कह रहा है कि अब ए का स्थान ऊपर से कितना हो जाता है जी? 18वां हो जाता है। अब कितना हो जाता है जी? 18वां। अब ऊपर से 18वां है और नीचे से ये ऊपर से 21वां है और नीचे से इसके नीचे कितने थे? 18। तो टोटल गिनो आपके पास 18 प्लस कितना जी? 21, 8 और 1 9, 2 और 1 3, 39। तो यहाँ टोटल बच्चे हैं 38। टोटल कितने हैं जी? 38 से। ठीक। पर वो पूछा है तो नीचे से बी का स्थान, तो बी अब कहां चला गया?
13वें स्थान पर। बी कहां चला गया जी? 13वें। 38 में से 13 घटाओ तो कितना बचने वाला है जी आपके पास से? 38 में से 13 गए तो 38 में से 13 घटाओ तो 25 बचते हैं। इसका मतलब उसका स्थान कौन सा हो जाएगा? 26वां स्थान हो जाएगा। ठीक, अगला 27 ए 11 ए 8 क्या हो सकता है कि ऐसा हो? तो कोशिश करो जरा इसको सॉल्व करने की कि कैसे करके ए के स्थान पर क्या रखा जाए, रिप्लेस किया जाए, धन जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ तो कुछ होगा। तो 27 माइनस 11 माइनस 8 तो 8 आ जाएगा। 27 में से 11 गए तो कितना बचने वाला है जी? 27 में से 11 गए तो आपके पास बच जाएंगे जी कितना? 26। ठीक, और 26 नहीं 16 और 16 में से 8 गए तो कितना हो गया जी? 8। तो बिल्कुल ठीक है ये वाला मामला। वैसे ही आपके पास क्या कर लो, इसको सॉल्व कर लो। कितना जी? 56 माइनस 5 माइनस 3, 5 और 3 8, 56 में से 8 गया 48। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अगला ये चित्र दिया गया है कि 93 यदि रेखा AB पर एक दर्पण रखा जाता है तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा? ये ध्यान रखना, अगर यहां प्रतिबिंब बना हुआ है इसका मतलब ये क्षैतिज प्रतिबिंब है। कैसा है जी? क्षैतिज प्रतिबिंब है, जलीय प्रतिबिंब। अगर ये ऐसा बनाया होता है तो इसका मतलब होता है ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब है, जिस पर आप सामान्य रूप से हमेशा अपना फिगर या चेहरा देखते हो। तो जब क्षैतिज प्रतिबिंब बना रहता है तो उसमें होता क्या है? आकृतियां नीचे से ऊपर की ओर पलटती है, यानी कि ऊपर वाली आकृतियां नीचे आ जाएगी और नीचे वाली आकृतियां ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब है ये वाला हिस्सा तो इसका नीचे आने वाला है और ये वाला हिस्सा ऊपर आने वाला है। तो ये सब जगह नीचे तो है ही आपके पास है, लेकिन ये वाला हिस्सा जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगी। इसका मतलब ये नीचे आ जाएगा आपके पास है और ये ऊपर जाने वाला है। ठीक, ये तो त्रिभुज है, अपनी जगह पे ऐसे ही बदलेगा और ये नीचे आ जाएगा। ये तो ये ठीक है, ये सब में इसने ठीक कर रखा है। लेकिन ये वाला आपके पास जो था ना छोटा वाला टर्म, ये ठीक तरीके से देखना था, क्योंकि दरअसल ये ऐसा है, ऐसे में है ना, ऐसे में तो ऐसे ही पलट जाएगा, इसका मतलब ऊपर की ओर हो जाएगा। तो आंसर क्या होने वाला है? बी आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला अनुपात लिखा गया आपके पास, बाईं ओर दिए गए शब्द का एक दूसरे से किसी तर्क निगम संबंध से संबंधित है, उसी तर्क निगम संबंध के आधार पर दिए गए विकल्पों में से क्या अनुपात में चुने। कलम लिखना, मुकदमा आपके पास से क्या, मुकदमे की क्या होगा? चित्र बनाना, पीसना, आवर्धन करना या खोदना। अच्छा, कुदाल लिखा गया, कुदाल का क्या हो जाएगा? खोदना। वैसे कुदाल क्या काम करती है? खुदाई का काम करेगी आपके पास से। ठीक, अगला क्या लिखा गया? एम एल का पिता है, आर एम का पिता है, क्यू एस का पिता है, एल क्यू का भाई है, एम एस एम से कैसे संबंध रखता है? तो इसको सॉल्व कीजिए। एम एल का पिता है तो एम किसका फादर है जी आपके पास? एल का पिता है, बिल्कुल ठीक है। आगे आर एम का पिता, जो आर है वो किसका पिता है? एम का पिता है, तो आर फादर है किसका है जी? ठीक। क्यू एस का पिता है, जो क्यू है वो किसका पिता है? एस का पिता है, नहीं क्यू एस का पति है, एल क्यू का भाई है, एल एल क्यू का भाई है, एल किसका भाई है जी? क्यू का भाई है। ठीक, एस क्यू एस का पति, जो क्यू है वो किसका पति है? एस का पति है, यानी कि एस का पति है। तो ये हुई फीमेल, ये पत्नी है, ये पति है, ये आपके पास क्या है? इसका भाई है। और ये भी इसका मतलब है क्यू का पिता भी कौन है जी? एम है, और एम का पिता कौन है? आर है। तो ये कह रहा है कि एस का एम से क्या संबंध है? एस का एम से क्या संबंध है? तो देखो जी, एम तो पुरुष है, ये तो इस मामले में इसका एस का क्या हुआ? एम तो हुआ ससुर। एम क्या है जी? एम है ससुर। और एस है आपके पास क्या? बहू। तो क्या पूछ रहे जी आपके पास क्या होना चाहिए? भांजा, माँ, बहू, बेटी। तो आंसर क्या होगा? बहू। ठीक, अगला क्वेश्चन। आकृतियों में आपको क्या बताना था कि कितने त्रिभुज हैं जी? तो इसे तो काउंट करना ही पड़ेगा आपको, बिना काउंट किए होते नजर नहीं आने वाला। पहले छोटे छोटे वाले गिनो। एक, फिर आपके पास एक यहाँ पे 2,
एक यहाँ पे 3, एक यहाँ पे 4, एक यहाँ पे 5, एक यहाँ पे 6, एक यहाँ पे 7। तो छोटे छोटे वाले गिने आपने 7। अब काउंट करो जो 2-2 से मिलकर बने हुए हो। किससे मिलकर बने हुए हैं जी? 2-2 से मिलकर बने हुए। तो जैसे इन दोनों ने बनाया 1, ठीक, 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 इन दोनों ने बनाया 1, ठीक। और आपके पास कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5। तो आपके पास 7 पहले से और 5 ये बने 12। अब देखो एक यहाँ पे बनेगा, ये पूरा का पूरा आपके पास क्या? 13। और फिर एक ये ऐसे में बनेगा आपके पास क्या? 14। तो आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक, अगला, दी गई रेखाचित्र में सरीसृप स्तनधारी, स्तनपायी और ना ही उभयचर। तो सरीसृप ये वाला है वर्ग, सरीसृप कौन है जी? वर्ग वाला। और स्तनपायी कौन है? वृत्त वाला। उभयचर कौन है? त्रिभुज वाला। तो आपके पास क्या है? सरीसृप, ना तो स्तनपायी और ना ही उभयचर है। उसकी संख्या कितनी निकल जाएगी आसानी से? 14। ठीक, अगला, अगला क्वेश्चन क्या है? एस टी की बहन है, आर एस का भाई है, यू डब्ल्यू की पत्नी है, टी यू का पिता है, टी से कैसे संबंधित है? ये फिर से आपके पास क्या आ गया? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। एस टी की बहन है, तो टी की बहन कौन है जी? एस बहन, ठीक। आर एस का भाई है, आर जो है वो किसका भाई है? एस का भाई है, तो ये है भाई, ठीक। यू डब्ल्यू की पत्नी है, यू किसकी पत्नी है जी? डब्ल्यू की पत्नी है, लेकिन टी यू का पिता है। जो टी है वो किसका पिता है? यू का पिता है। तो टी यू का पिता है जी आपके पास है, तो यू का पिता है, ठीक। और यू डब्ल्यू की पत्नी है, डब्ल्यू की क्या है जी? पत्नी है। तो डब्ल्यू की क्या है? पत्नी है। डब्ल्यू की क्या है जी? पत्नी है। वो कह रहा है कि टी का डब्ल्यू से कैसे संबंध है? तो टी तो इसमें निकलेगा ससुर, और डब्ल्यू निकलेगा इसमें क्या? दामाद। तो आंसर हो जाएगा ससुर। आंसर क्या हो जाएगा? ससुर। ठीक, अगला को व्यवस्थित कीजिए। तो सीधी सी बात है, अल्फाबेट्स में इसको अरेंज करना था, तो डब्ल्यू डब्ल्यू सब में, उसके बाद यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ई है। तो सीधी सी बात है, ये तो रेस से बाहर हो गया आपके पास है। फिर यहाँ डब्ल्यू ए जी है, यहाँ डब्ल्यू आई है, डब्ल्यू एस है, तो ये पहले नंबर वाला ही आएगा, पहले वाला आसानी से मिल गया आपके पास ये तो, ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा है जी आपके पास से? तो अगला है, ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर चलता है, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। अब ए डी से कितना और कितनी दूरी पर है? तो लिखो जी, ए जो है बी के पूर्व में, ए किसके पूर्व में है? बी के पूर्व में। तो ए बी के पूर्व में है, और कितना है जी? 6 किलोमीटर है, ठीक। सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर, जो सी है वो बी के उत्तर में कितना है जी? 4 किलोमीटर है, ठीक। डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, तो 4 ये हो गए और 8 नीचे और गए, आपके पास 12 किलोमीटर है। तो डी ए से कितना और किस दिशा में है? ये वाला आपके पास डी है, इनके बीच में डिस्टेंस बतानी है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये 6 और 8 है, तो पाइथागोरस प्रमेय में हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस कितने का? 6 का स्क्वायर, 8 8 कितना? 64 प्लस 6 6 का कितना? 36, जोड़ करके 100, 100 कितना हो जाएगा? 10। तो डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर है, ये ठीक हो गया। अब ये पूछ रहा है कि जो डी है ए से कितना और किस दिशा में? तो डी ये वाला यहाँ पे प्लस का सिंबल बना लिया, उत्तर है, दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूरब है, और इसे कहते हैं आपके पास से क्या? दक्षिण पश्चिम। तो आंसर हो जाएगा बी वाला, क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। थैंक यू।